बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक हो गए। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है, तो चैप्टर नंबर 5 में हमने कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं, उनके नाम क्या हैं और कितनी किस्म के जो कारोबार हैं वो हुकूमत कर सकती है, या कितनी किस्म की जो है वो कारोबार की तंजीम की इकसाम हैं या बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस की टाइप्स हैं। आज जो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आगे पढ़ेंगे, दैट इज़ फर्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्म, कि फ़र्म जो है उससे क्या मुराद है या फ़र्म का मफ़हूम क्या है। फ़र्म बेसिकली क्या होता है, आप सबको पता है कि फ़र्म जो है एक इंडिपेंडेंट जो है वो फर्म ऑर्गेनाइजेशन होती है या इंडिपेंडेंट बिजनेस होता है कि विच कंट्रोल्स द आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट, जो कि किसी भी चीज़ की पैदावार को कंट्रोल करने का काम करता है। ख़ुद मुख्तार इदारा जिसको कहा जाता है ना, इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटेड बिजनेस फर्म एक ऐसी इकाई होती है, ठीक है। और प्रोफेसर रियॉन के मुताबिक जो है, अगर हम इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन करें तो इकनॉमिक यूनिट फॉर सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ द फर्म। कि फ़र्म क्या है कि अशिया व ख़दमात की फ़रोख्त का काम करने की माशी इकाई को फ़र्म कहा जाता है। यानी एक ऐसी इकनॉमिक यूनिट, एक ऐसी माशी इकाई जो कि गुड्स एंड सर्विसेज की सेल और परचेज़ करती है, उसको हम फ़र्म कहते हैं। अब फ़र्म के लिए ये दिमाग में लाना ज़रूरी नहीं है कि फ़र्म किसी बिग ऑर्गेनाइजेशन या बड़े इदारे का नाम है, बल्कि एक छोटा सा स्मॉल फार्मर जो है, एक आम मोची जो है, एक अपना आम जो बढ़ई होता है, ठीक है ना, जो हालात होता है, ये तमाम भी जो है अब जो चीज़ें पैदा करते हैं, बनाते हैं एंड दे सेल द प्रोडक्ट्स और उनको बेचते हैं, तो वो भी फर्म कहलाते हैं, ठीक है ना। तो फर्म जो है वो मुख्तलिफ, यानी कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट विच हैज़ द कंट्रोल ओवर द आउटपुट, ठीक है ना, जिसको चीज़ की पैदावार पे कंट्रोल हो, वो फर्म कहलाता है। अब फर्म जो है इसके बहुत से फ़राइज़ होते हैं, बहुत से फंक्शंस होते हैं। डेफिनेटली फ़र्म का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, इनिशिएटिंग ऑफ द बिज़नेस, कि बिज़नेस शुरू करती है, फिर चीज़ों को बेचती है। फिर फर्म मेजर ऑब्जेक्टिव इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि मेन मकसद फ़र्म का क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। कि फर्म वांट्स टू और ट्राइज टू गेट द कॉम्बिनेशन, सच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन विच द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी मिनिमम। कि हर फर्म की कोशिश क्या होती है कि आमदनी पैदाइश का ऐसा इश्तराक हासिल करे जिसमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो और ख़र्चा कम से कम हो, ठीक है ना। तो सारी ये फर्म्स हैं, मसलन जो कि आपके पास इसी तरह से देखें, आप टीवी देखते होंगे, टीवी की मुख्तलिफ ब्रांड्स कंपनीज़ हैं। हमारे पास सोनी का टीवी होता है, हमारे पास ओरिएंट का टीवी है, सैमसंग का है। तो ये क्या है, ये सब इंडिविजुअल फर्म्स हैं जो कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वॉशिंग मशीन है, एसी है, बिजली से चलने वाली चीज़ें जो हैं उनको तैयार करती हैं और उनको सेल करती हैं। फ़िलिप्स की फर्म है, सर्विस शूज़ कंपनी है, वो सर्विस फर्म है। बाटा शूज़ कंपनी है, बाटा की फर्म है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल यूनिट्स हैं जो कि फ़र्म कहलाते हैं। फिर आ जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री, कि फ़र्म और सन्नत में क्या फ़र्क है। अब फ़र्म तो आपको पता चल गया कि सिंगल यूनिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट कि विच हैज़ ए कंट्रोल ओवर द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। तो फिर इंडस्ट्री क्या होगी, इंडस्ट्री इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री इज़ द एग्रीगेट ऑफ ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। कि सन्नत जो है वह तमाम फर्मों का मजमूआ है जो एक ही किस्म की चीज़ें पैदा करती हैं। मसलन फर्म क्या है कि जैसे आपके चीनी का कारखाना, ये फर्म है कि चीनी बन रही है। अब चीनी के पूरे पाकिस्तान में 100 कारखाने हैं, तो वो 100 के 100 कारखानों को जब हम जमा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो चीनी की सनत बन जाएगी या वो चीनी की इंडस्ट्री बन जाएगी, ठीक है ना। तो सनत क्या होगी, एग्रीगेट ऑफ फर्म्स, यानी फर्म एक होती है और एक ही जैसी चीज़ें, यानी चीनी एक ही जैसी चीज़ है, तो चीनी को पैदा करने के जितने कारखाने हैं, जितनी फर्में, उनका एग्रीगेट करेंगे, मजमुआ करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सनत बन जाएगा, ठीक है। बट इफ़ देर इज़ मोनोपली, मोनोपली क्या होती है आपको पहले भी बताई थी कि मोनोपली इजारादारी का मतलब होता है कि बट इफ़ देर इज़ ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ द गुड, ठीक है, किसी चीज़ को पैदा करने का इख्तियार अगर किसी एक इदारे के पास हो, तो डेफिनेटली देन देर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री। तो उस सूरत में फिर जो है वो फर्म और सनत में कोई फ़र्क बाकी नहीं रहता, ठीक है ना। क्योंकि ज़ाहिर बात है जो इंडस्ट्री है वही फर्म भी होगी, क्योंकि अगर एक ही इदारा है जो कि चीज़ को पैदा भी कर रहा है और एक ही इदारा है जो कि चीज़ को बना भी रहा है, तो फिर फर्म और इंडस्ट्री में कोई जो है वो डिफरेंस नहीं रहता। अब फर्म के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हर फर्म का एम क्या होता है या ऑब्जेक्टिव क्या होता है। सबसे पहले है एम ऑफ द फर्म और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब आप सबको पता है कि द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच एंड एवरी फर्म इज़ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट।
लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है मुनाफा कमाना। किसी भी फर्म हैज़ टू बेयर एक्सपेंसेस, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसको ख़र्चा बर्दाश्त करना पड़ता है और उसकी कोशिश होती है कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी मिनिमम एंड द प्रॉफिट और रेवेन्यू विल बी मैक्सिमम। अब फर्म अपने इस ऑब्जेक्टिव को, उस एम को हासिल करने के लिए क्या तरीके इख्तियार कर सकती है कि मुझे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहला तरीका तो वो इख्तियार कर सकती है बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ गुड, कि वो कहती है कि अगर मैं कीमत ज़्यादा करूँगी तो डेफ़िनेटली मेरी सेल ज़्यादा हो जाएगी, मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अब ये भी तो हो सकता है कि कीमत ज़्यादा करने पे डिमांड कम हो, तो फिर ये तरीका हम कब कामयाब करेंगे? ये तरीका तब इख्तियार किया जा सकता है व्हेन द डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज़ लेस इलास्टिक, जब चीज़ की तलब क्या हो, कम लचकदार। अगर आपको याद हो 4th चैप्टर में बताया था कि लेस इलास्टिक गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जैसे कि जिनकी प्राइस ज़्यादा होने से उनकी डिमांड में कोई ख़ास कमी नहीं आती, या प्राइस कम होने से डिमांड में कोई ख़ास इजाफा नहीं होता। वो कम लचकदार चीज़ें हैं, बेसिक नेसेसिटीज़, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी। तो डेफिनेटली बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइस अगर ज़्यादा भी हो जाए तो वी हैव टू परचेज़ दैम। तो उस सिलसिले में फ़र्म जो है फिर उनकी कीमतों में इजाफा करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा कर सकती है। दूसरा तरीका प्रॉफिट कमाने का क्या होता है कि वो चीज़ें जिनकी, जो मोर इलास्टिक गुड्स हैं, मोर इलास्टिक का मतलब कि जिनकी कीमत कम होने पे डिमांड बढ़ती है, जैसे सामान तय्युश, लग्जरीज आइटम्स, उनके लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाता है कि प्राइस को कम किया जाता है, कि प्राइस को कम करके जो है वो हम डिमांड को ज़्यादा कर सकते हैं। तीसरा तरीका फर्म क्या इख्तियार कर सकती है बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि किसी भी चीज़ की लागत पैदाइश को कम करके। अब लागत पैदाइश कैसे कम कर सकती है? इसके लिए फ़र्म को या तो ये करना पड़ता है कि जो रॉ मटेरियल है और जो मशीनरी है वो लो प्राइस लेनी पड़ती है, ठीक है ना, क्योंकि इट इज़ द पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। या फर्म हैज़ टू कट डाउन और रिड्यूस द वेजेस ऑफ द लेबर्स, या मज़दूरों की उजरतों में कमी करनी पड़ती है। अब ये दोनों काम बहुत मुश्किल हैं, ना उसे मशीनरी सस्ती मिलती है, ना मज़दूर कम वेज पे काम करने पे जो है वो राज़ी होते हैं। तो फिर फर्म उन तरीक़ों को इंतख़ाब करती है जो कि ज़्यादा बेहतर हो और जिससे प्रोडक्टिव कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। फिर दूसरा मसला क्या आ जाता है जी, प्रॉब्लम्स ऑफ द फर्म। कोई भी फर्म जो है बिज़नेस जब शुरू करती है तो उसको बहुत से मसाइल दरपेश होते हैं। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहले देखो ना, आपने बिज़नेस करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या प्रॉब्लम होगी? चॉइस ऑफ द बिज़नेस, कारोबार का इंतखाब। यानी सबसे पहले फ़र्म को ये फ़ैसला करना होता है कि व्हाट बिज़नेस इट शुड अडॉप्ट, कि कौन सा व्हाट बिज़नेस शुड बी स्टार्टेड, कि कौन सा बिज़नेस शुरू किया जाए, यानी कौन सी सनत में जो है वो पैसा लगाया जाए। अब मैंने अगर कारोबार करना है, अपनी एक फ़र्म खोली है, तो मुझे ये देखने के लिए कि मैं किस चीज़ का कारोबार करूँगी, सबसे पहले मैं देखूँगी कि मेरी बिज़नेस में जो है वो कौन सा बिज़नेस है जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है, जिसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। फिर उस बिज़नेस में क्या उस चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है और फ्यूचर में क्या चांसेस हैं कि उस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी और मेरा प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा। क्या एक्सपेक्टेशन है कि उस चीज़ की प्राइसेस में इजाफा हो जाएगा और मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, ठीक है ना। अब मैं, जो ऐसा बिज़नेस है जो गिर रहा है, जिसकी डिमांड कम है, उसमें तो कोई भी नहीं पैसा लगाएगा ना। तो ये सारे हालात देख के फ़ैसला किया जाएगा कि व्हाट बिज़नेस शुड बी अडॉप्टेड, कौन सा बिज़नेस शुरू किया जाए। अब ये फ़ैसला कर लिया कि मैंने जी फ़लाँ बिज़नेस करना है। अब सेकंड नंबर पे क्या प्रॉब्लम आएगी? चॉइस ऑफ प्लेस, कि कौन सी जगह पे बिज़नेस शुरू किया जाए। यानी अब इसमें भी यही देखा जाता है कि क्या मैं शहर से दूर जाके कारखाना दूर जाके कारखाना लगाऊं, तो वहाँ पे मुझे क्या फ़ैसिलिटीज़ होंगी? क्या मुझे रॉ मटेरियल मिलेगा? क्या वहाँ सड़कें हैं कि सामान को लाया ले जाया जा सके? क्या हाँ मुझे वहाँ बिजली की सहूलत मिलेगी? क्या मुझे वहाँ पावर सोर्सेज मिलेंगी? सबसे बड़ी बात, क्या मुझे लेबर वहाँ मिलेगा? वहाँ कोई मार्केट है या नहीं है? ये तमाम बातें मुझे देखनी पड़ेंगी और फिर आई विल डिसाइड कि व्हाट प्लेस शुड बी जो है सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो पहले कि व्हाट बिज़नेस शुड बी अडॉप्टेड, कौन सा बिज़नेस शुरू किया जाए। दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है कि व्हाट प्लेस शुड बी अडॉप्टेड, कौन सी जगह पे बिज़नेस शुरू किया जाए। तीसरे नंबर पे आ जाता है स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कि जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसका स्केल क्या हो। स्केल का मतलब है उसका पैमाना क्या हो, कि वेदर इट इज़ शुड बी प्रोड्यूस्ड एट ए लार्ज स्केल और वेदर इट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट ए स्मॉल स्केल। अब ये फैसला करना कि व्हाट शुड बी द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, ये दो बातें देख के किया जा सकता है। पहली बात, व्हाट इज़ द क्वांटिटी ऑफ कैपिटल, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ कैपिटल, मेरे पास जो सरमाया है वो कितना है। अगर इफ़ आई हैव लॉट ऑफ कैपिटल, मेरे पास बेशुमार पैसा है, सरमाया है, तो डेफिनेटली आई विल प्रेफर टू हैव बिजनेस एट ए लार्ज स्केल। मेरी कोशिश क्या होगी कि मैं बड़े पैमाने पे जो है वो अपना बिजनेस चलाऊँ, बड़ी सी फैक्ट्री खोलूँ, ज़्यादा सारा सामान बनाऊँ। बट इफ़ आई हैव ए मिनिमम कैपिटल और लेस कैपिटल, लेकिन अगर मेरे पास थोड़ा सरमाया है, थोड़ा पैसा है, तो डेफिनेटली आई विल स्टार्ट बिजनेस विद ए स्मॉल स्केल। तो मैं कारोबार को छोटे पैमाने पर शुरू करूँगी। दूसरी चीज़
व्हाट इज़ द डिमांड फॉर दैट गुड, जो चीज़ मैं बनाने जा रही हूँ उसकी डिमांड कैसी है। अगर तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो मैं क्या करूँगी, मार्केट एक्सटेंशन करूँगी और आई विल मेक इट एट से इन ए लार्ज स्केल। लेकिन अगर जो है उसकी डिमांड कम है तो डेफिनेटली मैं उसे स्मॉल स्केल के लिए प्रोड्यूस करूँगी। ठीक है, अब ये फैसला भी हो गया कितना चीज़ बनानी है और कितनी में। फिर आ जाता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गुड, शय की मिकदार का तयन। अब डेफिनेटली कि चीज़ को कितनी मिकदार में बनाया जाए विच विल गिव द मैक्सिमम प्रॉफिट टू द फर्म। अब ये तो फितरी बात है, नेचुरल है कि जब लार्ज स्केल पे बिजनेस होगा और ज़्यादा चीज़ें बनाएंगे तो डेफिनेटली प्रॉफिट विल इंक्रीज, और जब स्मॉल स्केल पे होगा तो प्रॉफिट निस्बतन कम हो जाएगा। सो एवरी फर्म मेजर चॉइस इज़ टू गेट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, कि ऐसा इश्तराक मालूम किया जाए जिसमें ख़र्चा कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हैं दे आर सब्स्टिट्यूटेबल, उनको आपस में एक दूसरे से बदला जा सके। ठीक है जी। फिर हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, तफ़ाले पैदाइश का मफहूम क्या है। अब तफ़ाले पैदाइश जो है बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये क्या होती है। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली इट shows the physical relation between the input of the resources and output of the goods and services। के तफ़ाले पैदाइश क्या है, बेसिकली इट शोज़ द फिज़िकल रिलेशन, ये एक ताल्लुक़ की वजाहत करता है किस चीज़ के दरमियान, बिटवीन द इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज, ज़राए की इनपुट जो दी जा रही है, एंड आउटपुट, इनपुट जो हम लगाते हैं, आउटपुट जो हमें मिलता है। ठीक है ना, तो इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज एंड आउटपुट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, यानी रिसोर्स ज़राए को हम लगाते हैं तो इनपुट ऑफ द रिसोर्सेज है और आउटपुट की शक्ल में क्या मिलती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज मिलती हैं। प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो किसी भी एक फॉर्म को, इंडस्ट्री को या होल इकोनॉमी की, टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी कर सकता है, उसको रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, किसी एक चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं होता, बल्कि होल इकोनॉमी को जो है ये रिप्रेजेंट करता है। यानी हम कह सकते हैं कि इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आसान अल्फाज में कि प्रोडक्शन फंक्शन इज़ लाइक ए रेसिपी बुक शोइंग व्हाट आउटपुट इज़ एसोसिएटेड विद डिफरेंट सेट्स ऑफ इनपुट। ठीक है ना, कि किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ रिलेटेड है, वो प्रोडक्शन फंक्शन है। बेसिकली इट इंडिकेट्स द क्वांटिटी इन विच वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड। ठीक है ना, कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या शो करता है, ये बताता है कि किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कितनी मिकदार का होना जो है वो ज़रूरी है। अब जो आपके अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, क्लासिकल कौन थे, जो एडम स्मिथ वगैरह थे, उसके जो साथी थे, उनके ख्याल में आप सबको याद होगा कि क्वांटिटी या आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर। ठीक है ना, क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर। वो लेबर को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका ख्याल था कि जो पैदावार है वो मेहनत की जो है मेहनत का नतीजा होती है। जो नियो क्लासिकल्स थे जैसे मार्शल वगैरह, उनका ख्याल था कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। वो कहते थे कि खाली मज़दूर कुछ नहीं करता, बल्कि कैपिटल, सरमाए को भी बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। यानी जो पुराने थे वो कहते थे कि आउटपुट इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर। हैं तो चार फंक्शन ही, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लेबर सबसे अहम है। जो नियो क्लासिकल थे उनके बाद है, उन्होंने कहा कि नहीं, खाली लेबर अहम नहीं है, टेक्नोलॉजी भी बहुत अहम है, यानी कि कैपिटल भी बहुत अहम है। अब जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं कि नहीं, बहुत सी चीज़ें अहम हैं। ये जो मैंने फंक्शन यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ LKSRVY, ये मॉडर्न इकोनॉमिस्ट का फंक्शन यहाँ पे जो है वो शो किया गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्यू भी लिख सकते हैं बच्चों, और कैपिटल क्यू की जगह वाई भी बाज़ बुक्स में लिखा हो सकता है। क्यू या वाई बोथ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। क्यू भी आउटपुट के लिए, पैदावार के लिए यूज़ किया जा सकता है, वाई का सिंबल भी आउटपुट या पैदावार के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो उसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एफ स्टैंड्स फॉर फंक्शन, तफ़ाले पैदाइश है। एल स्टैंड्स फॉर लेबर, मेहनत की इकाइयाँ। के स्टैंड्स फॉर कैपिटल, सरमाए की इकाइयाँ। एस स्टैंड्स फॉर लैंड, ज़मीन की इकाइयाँ। आर स्टैंड्स फॉर रॉ मटेरियल, खाम माल की इकाइयाँ। वी स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू स्केल, जिसको कहते हैं हासिल हस्बे पैमाना। और वाई, ये जो स्मॉल वाई आगे लिखा हुआ है टेढ़ा सा करके, दैट इज़ एफिशिएंसी पैरामीटर, यानी ये बताता है कि जो अजर है उसकी नाज़माना सलाहियत कितनी है। अब नॉर्मली जो है लैंड को और रॉ मटेरियल को वी एज्यूम फिक्स्ड,
नॉर्मली कहा जाता है कि लैंड में भी कोई तब्दीली नहीं होती और रॉ मटेरियल में भी कोई तब्दीली नहीं होती। लैंड के लिए कौन सा सिंबल हमने यूज़ किया था? लैंड के लिए हमने यूज़ किया था एस, और रॉ मटेरियल के हमने किया था आर। तो एस एंड आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट। तो जो हमारा फंक्शन बनता है वो क्या बनता है? वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एल के वी वाई। इसको ज़्यादातर जो है वो तफाली फंक्शन कहा जाता है। और सिंपल तरीन शक्ल में अगर हम लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं क्यू इज़ द फंक्शन ऑफ के एंड एल। कि जो पैदावार है वो सरमाए और मेहनत की इकाइयों का नतीजा जो है वो होती है। ठीक है जी। अब इसी में हमारे पास 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं उन्होंने। एक दिया हुआ है रिजिड और एक दिया हुआ फ्लेक्सिबल। रिजिड का मतलब ये है कि वो कहता है कि शॉर्ट रन में अरसे कलील में टेक्निकल कंडीशंस ऑफ द प्रोडक्शन आर रिजिड। सही बात है, अरसे कलील जो होता है उसमें हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी तब्दीली जो है वो नहीं आ सकती है। जो ई एफिशिएंसी पैरामीटर है टी टेक्नोलॉजी के लिए, वो कह रहा है वो 2 तरह का होता है। शॉर्ट रन में वो रिजिड होता है, यानी उसमें हम इतनी तब्दीली जो है वो नहीं ला सकते। ये बहुत रेयर होता है कि हम उसमें चेंजेस जो है वो ला सकें। जबकि जो लॉन्ग रन होता है उसमें डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी है इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी अकॉर्डिंग्स विद द इट स्केल, उसमें इजाफा या कमी की जा सकती है, तो इट इज़ फ्लेक्सिबल। और दिस इज़ ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल क्या है? जो कि वी का पैरामीटर हमने यूज़ किया था। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास ये छोटी छोटी चीज़ें आता है। एनालिसिस ऑफ फर्म्स आउटपुट। फ़र्म की पैदावार का तजिया कैसे करते हैं, ये मैथ्स के पोर्शन में भी हम पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास दी हुई है टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट किसको कहते हैं? उर्दू में जिसको कहेंगे टोटल प्रोडक्ट का मतलब है कुल पैदावार। अब कुल पैदावार क्या होती है? कुल पैदावार की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन डेफिनेटली क्या होगी कुल पैदावार की? कि प्रोडक्शन इज़ द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड एफर्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम सबको पता है, ठीक है ना। तो टोटल आउटपुट या टोटल एग्रीगेट आउटपुट टीपी क्या होगी? इट इज़ द एग्रीगेट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म by employed certain number of during a specific time period having employed a certain number of units of factors। कि अमलीने पैदाइश को लगाने से किसी भी चीज़ की जो कुल पैदावार हमें हासिल होती है उसको कुल पैदावार का नाम दिया जाता है, या उसको टोटल प्रोडक्ट जो है वो कहा जाता है। अब टोटल प्रोडक्ट का फार्मूला आपको नज़र आ रहा होगा, क्या दिया हुआ है? टोटल प्रोडक्ट टी पी इज़ इक्वल टू ए पी डॉट एल। डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई बाय एल, यानी ए पी का मतलब है औसत पैदावार मल्टीप्लाई बाय एल। एल स्टैंड्स फॉर लेबर। यहाँ पे हमने ज़्यादातर पैदावार के लिए लेबर का लफ्ज़ यूज़ किया है, मज़दूर का लफ्ज़ यूज़ किया है, यानी हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादातर लेबर को यूज़ किया है। सारे एल रिप्रेजेंट्स फॉर होल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। यहाँ लेबर जो है, मज़दूर जो है, वो तमाम अमलीन पैदाइश की नुमाइंदगी कर रहा है। तो लेबर को हमने यहाँ पे यूज़ किया है एज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर हमें क्या शो कर रहा है कि अगर हम एवरेज प्रोडक्ट उस पैदावार को इकाइयों से मल्टीप्लाई करें, यानी लेबर से मल्टीप्लाई करें, तो वी विल गेट द टोटल प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों। फिर एवरेज प्रोडक्ट। मैथ्स में आप सब औस निकालते होगे। औस का तरीका क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। तो एवरेज प्रोडक्ट ए पी है, तो एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज आउटपुट, औस पैदावार निकालने का भी क्या तरीका होगा कि इफ़ वी डिवाइड द टोटल प्रोडक्ट विद नंबर, यानी अगर हम कुल पैदावार को आमलीन की इकाइयों से डिवाइड करें। आमलीन की इकाइयाँ मैंने जैसे पहले कहा कि लेबर जो है यहाँ पे वो आमलीन को शो कर रहा है, आमलीन की इकाइयों को शो कर रहा है, तो इसलिए हम एल से डिवाइड कर रहे हैं। आप एल की जगह क्यू भी लिख सकती हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो हम टोटल को जब एवरेज नंबर के है लेबर पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एवरेज प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर मार्जिनल प्रोडक्ट, मुख्ततिम पैदावार। अब मार्जिनल आप सबको बताया हुआ बार बार, इट शोज़ द रेट ऑफ चेंज। इसके लिए डेल्टा का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए डेरिवेटिव का साइन भी यूज़ कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगी? डेरिवेटिव ऑफ टोटल विद रिस्पेक्ट टू एल, यानी कि मज़दूर की या आमलीन की ज़ायद इकाई लगाने से कुल पैदावार में जो तब्दीली आती है उसको मुख्ततिम पैदावार कहा जाता है, ठीक है ना। बाई अप्लाइंग और यूजिंग द एडिशनल यूनिट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट विल बी द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, दैट इज़ नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। ये तीनों डेफिनेशंस आपको जो बुक में टेबल दिया हुआ है उसके ज़रिए ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ सकती हैं। मैं उससे आपको समझाती हूँ, ठीक है।
ये टेबल आपकी बुक का ही जो है यहाँ पे फॉलो किया है मैंने, आप अपनी बुक्स खोल के रखें। देखिए पहला कॉलम आपका बना हुआ है लेबर यूनिट्स, मेहनत की इकाइयाँ, वही बात है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चारों आप लैंड लेबर कैपिटल नाम नहीं लिखेंगे ना, तो इसलिए हमने लेबर कह दिया, वो चारों को ही शो कर रहा है। दूसरा कॉलम गौर से देख लो लिया हुआ है, क्यू का मतलब है टीपी, टीपी का मतलब है कुल पैदावार, ये एल एल साथ का मतलब है भाई हम लेबर ले रहे हैं, के का मतलब हो जाएगा कैपिटल ले रहे हैं। अगला कॉलम है ए पी यानी कि औसत पैदावार, अगला कॉलम है एम पी यानी कि मुख्तलिफ पैदावार, और अगला कॉलम है रिलेशनशिप्स यानी कि ताल्लुक। उर्दू वाले भी लास्ट कॉलम बना सकते हैं अपनी बुक पे, आगे लिख दे इनके दरमियान तफाली रिश्ता, ठीक है, या ताल्लुक। अब पहला लेबर यूनिट्स आपको नज़र आ रहा है 1 से लेकर 7 तक दिए गए हैं, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट जो है उसने इस तरह से ली है कि टोटल प्रोडक्ट में इजाफा हो रहा है, जैसे पहले 2 है, फिर 6 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 18, 18 और 14। ये आपने ज़रा याद रखनी है कि टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज़ होती है, फिर कांस्टेंट रहती है और फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। दूसरा कॉलम आपका बना हुआ है एवरेज का, औसत का। अब एवरेज का फार्मूला अभी मैंने बताया, एवरेज का फार्मूला क्या है, टी पी डिवाइडेड बाई एल, यानी सेकंड कॉलम को फर्स्ट पे डिवाइड करेंगे, टी पी डिवाइडेड बाई एल। टी पी क्या है 2, डिवाइडेड बाई एल क्या है 1, तो पहला ए पी क्या आ गया 2। दूसरे में टी पी क्या है 6, डिवाइडेड बाई एल कितना है 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 आ गया। फिर 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ गया, 16 डिवाइडेड बाई 4 4 आ गया, 18 डिवाइडेड बाई 5 3.6 आ गया। यानी हम टी पी को जो एल पे डिवाइड करेंगे, उर्दू वालों के लिए औसत पैदावार निकालने का क्या तरीका है, कुल पैदावार को मेहनत की इकाइयों पे तकसीम करने से औसत पैदावार हासिल होगी, तो वो पूरा कॉलम आ जाएगा। लास्ट कॉलम है मार्जिनल प्रोडक्ट, मुख्ततिम पैदावार। मुख्ततिम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मुख्ततिम पैदावार का मतलब होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। अब चेंज इन टोटल प्रोडक्ट के लिए फर्स्ट चेंज तब आएगी ना जब देखो पहले मेरे पास 1 है तो उसमें चेंज तो नहीं है, जब अगली यूनिट मेरे पास 2 आएगी तो मैं कहूँगी कि चेंज आई 1 से 2 हो गई। तो फर्स्ट तो हमारा ब्लैंक ही जाएगा, उसको चाहो तो उर्दू वाली बुक्स ने जिसे 2 ही रहने दिया है और इंग्लिश वाली बुक्स ने उसको 0 कर दिया, वो दोनों लिखे जा सकते हैं, यानी आप वही उसी सिंबल से भी यूज़ कर सकती हैं और 0 भी कह सकती हैं, वैसे है वो 0, ठीक है। अब सेकेंड चेंज कैसे आई, देखें जब एक मजदूर लेबर काम कर रहा था तो टोटल प्रोडक्ट थी 2, ठीक है, उस वक्त मार्जिनल क्या थी 0 थी या कुछ भी नहीं थी। जब दूसरे मजदूर ने काम किया तो टोटल कितनी हो गई 6। अब टोटल जब 6 हुई कुल पैदावार, पहले 2 कॉलम गौर से देखें, तो 6 का मतलब क्या है कि आपके एक मजदूर ने 2 चीज़ें दी, 2 मजदूरों से 6 हुई, तो कितने का फ़र्क हुआ 6 - 2 4 की चेंज आई, तो वो 4 क्या है, दैट इज़ मार्जिनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें 3 मजदूरों से कितना हो गया 12, तो 12 - 6 6 की चेंज आई, 6 मार्जिनल है। नेक्स्ट 16 - 12 4 आ गया, 18 - 16 2 आ गया, फिर 18 - 18 0 आ गया और फिर 14 - 18 -4 आ गया। तो इस तरह से हम मार्जिनल निकालेंगे, यानी टोटल की हर नेक्स्ट यूनिट को पिछली यूनिट से माइनस करते जाएंगे तो वी विल गेट द मार्जिनल। अब इनका रिलेशनशिप या ताल्लुक देखें तो देखें एमपी और एपी का रिलेशनशिप देखना है आखिरी 2 कॉलम्स का। अब पहले वाले में तो कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। सेकंड लाइन से आओ तो सेकंड लाइन में क्या है, एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी। तीसरे वाले में भी क्या है, एमपी इज़ ग्रेटर देन एपी। चौथे वाले में क्या है, एमपी इज़ इक्वल टू एपी। पाँचवें में एमपी इज़ लेस देन एपी। छठे में एमपी इज़ इक्वल टू 0 एंड सातवें में एमपी इज़ लेस देन 0 या एमपी इज़ नेगेटिव। उसी को उन्होंने उर्दू और इंग्लिश दोनों बुक्स में टीपी को जो है वो अलग से ड्रॉ किया है और एपी एमपी जो है उसको अलग से, एपी और एमपी को इकट्ठा ड्रॉ किया है। ड्रॉ आपको करने आते हैं, टीपी को पहले ड्रॉ कर लें, फिर एपी को ड्रॉ कर लें अलग से और एमपी को भी उसी में ड्रॉ कर लें, और उसी को पूरी ये तफसील जो कहानी उर्दू में लिखी हुई है वो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना। जो ताल्लुक है इनको गौर से पढ़ लें। इसमें देखिए नज़र आ रहा है कि नंबर 1 क्या है, फर्स्ट से 3 यूनिट तक अगर हम नोट करें तो फर्स्ट 3 यूनिट्स में क्या होता है कि फर्स्ट 3 यूनिट में एमपी और एपी को अगर हम कंपेयर करें 1 2 3 में, तो एम पी इज़ ग्रेटर देन ए पी, यानी फर्स्ट 3 यूनिट्स में एम पी इज़ ग्रेटर देन ए पी। फिर उसके बाद 5 से 7 तक हमारे पास क्या होता है, 5 से 7 तक रिस्पॉन्स ये है कि एम पी इज़ लेस देन ए पी। नज़र आ रहा है, ठीक है ना, साथ साथ टेबल में देखते जाएं। 5 से 7 यूनिट्स तक क्या है, एम पी इज़ लेस देन ए पी। अब व्हेन ए पी इज़ मैक्सिमम एम पी इज़ इक्वल टू ए पी। अब ए पी मैक्सिमम किधर है, पूरे कॉलम में ए पी सबसे ज़्यादा है, 4th यूनिट पे 4। व्हेन ए पी इज़ मैक्सिमम 4, चौथे नंबर पे देखें तो एम पी क्या है, एम पी भी 4 है, यानी एम पी इज़ इक्वल टू ए पी 4th यूनिट पे। फिर इसमें हम बता रहे हैं कि व्हेन टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेस मार्जिनल प्रोडक्ट इज़ ग्रेटर देन 0।
और पॉजिटिव। अब देखो टोटल प्रोडक्ट कब तक इंक्रीज़ कर रही है, 2 से लेकर 18 तक, यानी 1 से लेकर 6 यूनिट तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रही है। और जब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज़ कर रही है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी क्या है, इट इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, ये ज़ीरो से ज़्यादा है, 5th यूनिट तक, सॉरी, ये आपकी ग्रेटर दैन ज़ीरो है। 6 यूनिट पे क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, 18 रिपीट हो रहा है ना, उसके बाद गिर रहा है, तो रिपीट होने का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्ट जो है 6 यूनिट पे क्या है, इट इज़ मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट कुल पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा है। और जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होगी तो मार्जिनल उस मौके पे क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। तो देख लो, जब टोटल 18 है 6 यूनिट पे, तो मार्जिनल क्या है, ज़ीरो है। फिर जब टोटल गिरती है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट फॉल्स, 18 से 14 हो गई, तो उसमें के मार्जिनल क्या हो जाती है, मार्जिनल इज लेस देन ज़ीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव हो जाती है। तो वही चीज़ें उर्दू वालों ने सेंटेंसेस में लिखी हैं, इंग्लिश वालों ने जो है वो सेंटेंसेस की जगह ऐसे एरोस बना के, और ये जो मैंने तस्वीर शेयर की है शक्ल में लिख दी हैं। उर्दू में यही चीज़ें सेंटेंसेस में हैं, और कोई इसमें जो है वो फ़र्क नहीं दिया गया है, ठीक है। कवानीने हासिल किए हुए, कवानीने हासिल आपके लेवल पे आते कोई नहीं है, इसलिए वो मैं नहीं करा रही हूँ, जो चीज़ आती है वो कराऊंगी। इसका अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है, जो बहुत पेपर में आता होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, कानून मुतग़य्यर तनासबात, वो इंशाल्लाह कराऊंगी। और उसके बाद इसका लीस्ट कॉस्ट जो कॉम्बिनेशन है, आइसो कॉस्ट का, जो कि 3rd चैप्टर से मिलता जुलता है, वो आपको कराऊंगी। अभी तक तो आपकी क्लासेस का यही है कि 2 फरवरी से लगेंगी, लेकिन बीच में डेट शीट्स भी कोई सर्कुलेट कर रही हैं कि शायद आप लोगों का जो है वो पेपर्स भी होने हैं थर्ड ईयर के। तो अब वो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपके जो 3rd ईयर के पेपर होने हैं और जो अब वाली 4th ईयर है उनके भी 3rd ईयर के पेपर होने हैं, तो क्या दोनों के पेपर सेम होंगे, या ये सिर्फ उनके पेपर होंगे और आपके पेपर बाद में होंगे। क्योंकि डेफिनेटली उनके पेपर तो चलें, अगर वो शुरू कर रहे हैं 2 फरवरी से, जो डेट आ रही है वो हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों के तो पेपर नहीं हो सकते 3rd ईयर के इतनी अर्ली। तो क्योंकि आप लोगों की तो मेरे ख्याल में डेट ही दाखिले जाने की 25 फरवरी से, जनवरी से शुरू हो रही है ना, तो होप्सो आपके पेपर तो वही मार्च अप्रैल में ही होंगे। लेकिन ये है कि साथ साथ बच्चों अपनी अपनी तैयारी करें, क्योंकि ऐसी एम्बिग्विटी वाली सिचुएशन है कि कुछ पता नहीं चलता कि कब पेपर हो, कब क्या हो, कब नहीं हो। तो जो जो पढ़ाया जा रहा है काइंडली साथ साथ उसको तैयार करें, साथ साथ प्रिपेयर करें। खुसूसन बार बार मैं कहती हूँ, मैथ्स का पोर्शन जहाँ तक मैंने स्टॉप कराया, 6 चैप्टर्स मैंने करवा दिए हैं, वो सारे के सारे छुट्टियों के बाद जब आएँ 2 फरवरी को इंशाल्लाह, तो सबको बिल्कुल ठीक तरीके से आते हों, उसमें किसी को कोई मसला ना हो, ताकि मैं आगे उसको कंटिन्यू कर सकूं। इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार पीछे से रिपीट करवा सकूं, ठीक है। जितना सिलेबस जो हो गया सो हो गया, आगे की तरफ हम जाएंगे, बिकॉज अभी भी हमारे 5 चैप्टर्स जो हैं वो थेरी के रहते हैं, और ये आसान नहीं है, आपको पता है, मुश्किल है। मैं ज़्यादा पढ़ा भी दूँगी, आपके समझ नहीं आएगा, ऊपर से गुजर जाएगा। तो इसलिए और ऑल्टरनेट डेज़ में लेक्चर है, ये ड्रॉबैक भी है ना, रोज़ नहीं है। तो इसलिए आप अपने तौर पे जितना भी पढ़ाया जाता है, रोज़ का रोज़ लेक्चर को सुना करें, उसको समझा करें, और उस सवाल को अगला दिन जो स्पेयर होता है ना, उस दिन उसको याद करके लिखा करें। वो साथ साथ आपकी टेस्ट की, पेपर की तैयारी होगी। एक आसान तरीका है कि अभी भी 2 फरवरी तक बड़े दिन है, 2 वीक्स हैं, कि आप जो भी सवाल मैं देती हूँ, जैसे आज मैंने लेक्चर दिया है, तो आप इसको अच्छी तरह समझें, किताबें खोलें, इसको याद करें। कल का दिन अब लेक्चर नहीं होगा, उस दिन इसका खुद सेल्फ टेस्ट बनाएं और अपने आप को दें, ताकि परसों जब मैं लेक्चर दूं तो आपको पता हो कि हाँ जी, कल वाला सवाल मैंने याद कर लिया है, ठीक है। अपनी तैयारी अच्छी से रखें। वैसे भी आने के बाद आपके एग्ज़ाम्स होंगे, जब भी आएंगे, पहले ही डिसाइडेड था कि किसी भी वीक में हो जाएंगे, चाहे आते ही हो जाए, चाहे 2 दिन बाद हो। तो जितना सिलेबस भी हो हम करते जा रहे हैं, सारा ही इंक्लूडेड होता होगा। तो इसलिए मैथ्स का तो मैं बार बार आपको हर लेक्चर में कहती हूँ कि अच्छी तैयारी करें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।